हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के सिलेबस की, जो कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में और यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम में दिया हुआ है। मैथ्स का सिलेबस जो भी दिया हुआ उससे रिगार्डिंग जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उससे रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। पैट के एग्ज़ाम में जो टॉपिक दिए हैं, उन्होंने जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, वो है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव। ये संख्या के ऊपर हमने कल बात कर ली। कल जो हमारी क्लास थी प्रारंभिक गणित एलिमेंट्री मैथ्स की, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, हमने उनके ऊपर बात कर ली थी यहाँ पर। उसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण अंकगणितीय समीकरण क्या है? साधारण अंकगणितीय समीकरण है जैसे कि x + y बराबर उसने दे रखा है, मान लो 20, ऐसे दे रखा है 20, और x - y बराबर दे रखा है 10। तो अब तुम्हें ये दो समीकरण दे रखी हैं, तो x और y के मान बताने। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एक बार x का मान निकल जाएगा, एक बार माइनस। पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें। उसके बाद आता है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, ये सिलेबस पैट के एग्ज़ाम का है। वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करना होता है। मान लो 5 का वर्ग 25, 6 का 36, ठीक है, 10 का 100 हो गया। इसी तरह से वर्गमूल की अगर हम बात करें, 324 का जैसे वर्गमूल हम 18 की बात कर लें, इस तरह से वर्गमूल निकालना हम सीख लेंगे। घातांक एवं घात, ये क्या होता है? घातांक एवं घात और करणी, ये सारे हम एक अलग टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे। घातांक एवं घात और ये करणी क्या सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज चैप्टर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज चैप्टर आता है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, किस किस का? संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग एक टॉपिक ये दे रखा है, ठीक है। बचपन में हमने यहीं से स्टार्ट किया था, 5-6 संख्याएं ऊपर नीचे करके 5-6 क्वेश्चन लिख दिए थे। उसके बाद भिन्नों का, भिन्न मतलब परिमेय संख्याएं। भिन्न के ऊपर हमने कल बात कर ली थी, भिन्न मतलब परिमेय संख्याएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2/3, ये एक भिन्न है, 2/3 एक भिन्न है, और 3/2 भी, 3/2 ये भी एक भिन्न है। इनका जोड़, अब इनको कैसे जोड़ेंगे? प्लस करके जोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है? इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा करनी है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, और बटे इन दोनों की नीचे 3 2 नीचे। कैसा होता है सब चीज़ें हम पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। भिन्नों का जोड़ घटान गुणा भाग इस तरह का हो गया। दशमलव की अगर हम बात करें, दशमलव का जोड़ घटान हम कैसे करेंगे? पहली बात तो हम दशमलव की बात कर लेते हैं। दशमलव क्या होता है हमने कल बात कर ली हालांकि दशमलव की। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5/4 की, तो वो होता है 1.25, ये होता है 5/4 होता है 1.25, ठीक है। मुझे इसको ऐड करना, मुझे इसको जोड़ना है, किसी के साथ जोड़ देते हैं। मान लो मैं 5.25 के साथ में इसको अगर जोड़ूंगा, ठीक है, तो देखना दशमलव के नीचे अगली संख्या का भी दशमलव आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आगे कितना लिख रहे हैं ये सब हम पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे, पूरी क्लास इस तरह की। अभी तो मैं बस सिलेबस बता रहा हूँ। लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तीय, LCM SCF, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। LCM SCF बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, LCM SCF का सवाल, ठीक है। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का जोड़ हम इस तरह से करेंगे। मान लो और संख्या में ले लेता हूँ, 5.625 ये संख्या लिखी हुई है, इसको जोड़ना मुझे, इसको जोड़ना है 17.32 के साथ, ठीक है। इसको जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे कैसे? इसको 17.32 के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो देखना इसको हम जोड़ेंगे कैसे, 5.625 और जोड़ना है 17.32 को। तो दशमलव जहाँ है ना, बस उसी के नीचे पॉइंट लगाना है, ये वाला। ये 7
5 के नीचे 7 आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद 3 2 दशमलव के बाद है 3 2, तो ये 3 और ये 2 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं, देखना 5 के नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे तो 2 आ गया, तो यहाँ जीरो अपनी तरफ से लगा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीरो लगाने का। ठीक है, दशमलव के बाद अगर तुम किसी भी संख्या में जीरो लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव नहीं है लगा हुआ, मान लो 5 है, 5 के आगे जीरो लगाने से ये 50 हो जाएगा, इसके आगे 1 जीरो लगाओगे तो ये 500 हो जाएगा। अगर हाँ दशमलव लगा होता 5 दशमलव, तो अब इसके आगे तुम कितने भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, इतनी बात हो गई। ठीक है, एक बात और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है 5 लिखी हुई, जैसे इस संख्या के शुरू में तुम कितने भी जीरो लगा दो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस संख्या के स्टार्टिंग में कितने भी हम जीरो लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 5 से पहले जीरो लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सबके नीचे सारी संख्याएं हो गई, जोड़ देते हैं। 5 के नीचे जीरो, 5 और जीरो तो 5 ही हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, दशमलव यहाँ लगा दिया। 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 1 और 1 कितना हो गया ये 2। इसका आंसर आया 22.945। इतना सही पढ़ना था बस, दशमलव का योग, गुणा भाग। अब गुणा भाग घटान इनके बारे में हम पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में जब आगे चल के पढ़ेंगे। एक एक नियम क्या होता है, ये तो पूरा मैथ ही एक एक नियम पे हम पढ़ते हैं, पूरा का पूरा अरिथमेटिक एक एक नियम पे पढ़ते हैं। एक रेशियो का मान हम हमेशा एक रेशियो का मान ही निकाल के बाकी संख्याओं का मान निकालते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक एक नियम क्या है, यूनिटरी मेथड, इंग्लिश में बोले तो यूनिटरी मेथड। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 15 पेंसिल हैं, 15 पेंसिल का मान लो का मूल्य कितना है, 15 पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया, एक क्वेश्चन मैंने लिया, 15 पेंसिल का मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, 15 पेंसिल का मूल्य 150 रुपये है, तो भैया 20 पेंसिल का बताना है कितना होगा, 20 पेंसिल का कितना होगा। बस ये सवाल होते हैं यूनिटरी मेथड पे, हम पूरे उसमें करते हैं एक रेशियो का मान, पूरा मैथ में हम यही पढ़ के चलते हैं एक रेशियो का मान। ठीक है, तो 15 पेंसिल का मूल्य अगर 150 है, तो 15 का अगर 150 है तो एक पेंसिल का कितना होगा, यही तो हम निकालते हैं एक रेशियो का मान। तो एक पेंसिल का मूल्य होगा 150/15, 15 से 150 जाएगा 10 बार, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये आ गया। ठीक है, जैसे ही एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, जब तो एक पेंसिल 10 रुपये में मिल रही है, तो 20 पेंसिल का पूछा था उसने, तो बस एक को 20 बनाना है। तो एक को 20 बनाने के लिए तुम कैसे एक को 20 बनाओगे, तो 20 की गुणा कर दो इधर, और जब तुमने इधर 20 की गुणा कर दी तो भैया इधर भी 20 की गुणा कर दो, तो 10 में जैसी 20 की गुणा करोगे तो ये 200 हो जाएगा। क्लियर हो गई, ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम। क्लियर हो गया इतना। ठीक, एक रेशियो का मान निकालना होता है हमें, 500 का दे रखा है तो एक का निकाल के बाकी फिर जितने का पूछेगा वो बाकी सवाल करेंगे और जब भी पढ़ेंगे। परसेंटेज ये आ गया, इधर भी परसेंटेज है, ये यूपी टेट का सिलेबस है। लाभ हानि साधारण ब्याज ज्योमेट्री एडवांस का टॉपिक है, ये एडवांस मैथ का। ठीक है, तो एडवांस मैथ में हम सर्किल यानी कि वृत्त, त्रिभुज बनाने के नियम, वृत्त कैसे बनता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि, परिमाप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आते भैया ये रुपये पैसे का हिसाब किताब। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल आयतन का मतलब हो गया, क्षेत्रफल आयतन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम परिमाप भी पढ़ेंगे। सिलेबस में परिमाप अलग से लिख रखा है भाई, परिमाप भी पढ़ेंगे हम। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हैं उसकी, वो परिमाप कहलाता है। वो पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, तब जाके तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल मिलेगा तो फिर हम आयतन पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना। तो सारी आकृतियाँ, जितनी भी आकृति हैं, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, वृत्त है, इन जितनी आकृति भी हैं उन सब के परिमाप, उन सब के क्षेत्रफल, उन सब के आयतन, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेंसुरेशन का पोर्शन होता है ये 2D, क्षेत्रफल 2D में और आयतन 3D में आता है। ये 2D का पोर्शन है और ये 3D का पोर्शन है। इसके बाद मापन आता है, ये हम मापन पढ़ चुके होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स के जो मूलभूत इकाई होती है मापन वो मापन की होती है। जैसे कि सेकंड्स को नापते, समय को नापते हम सेकंड में, सेकंड इकाई होती है समय की। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर में हम उसको नापते हैं। ठीक है, तो ये मापन हो गया हर चीज़ का। कैलेंडर तो हम पढ़ते हैं
रीजनिंग का पोर्शन है, ये रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। इस बार एसएससी ने कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे, एसएससी मतलब स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में एसएससी ने कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे हैं जो कि पहले कभी नहीं पूछे थे, ठीक है। तो कैलेंडर भी पढ़ेंगे हम, रीजनिंग का टॉपिक है इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आंकड़े मतलब जो भी वो उन्होंने डेटा दे रखा होगा, डेटा का फॉर्मेशन, ठीक है। सवाल के बिना पे हम सवाल के क्वेश्चन लेके एक, और तब हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। ये सिलेबस है हमारा यूपी टेट का और पैट का। इसके अलावा जितने भी टॉपिक बच रहे हैं हमारे, वो सारे के सारे, और मैथ्स के जितने भी टॉपिक बच रहे हैं वो बाकी के और एग्ज़ाम को कवर करते हैं। यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, जीडी के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के वो एग्ज़ाम हो गए जिनमें मैथ्स आएगा, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें ये बेस है, बिल्कुल बेस मतलब आधार, यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। दशमलव का योग, गुणा, घटा, ये सब उस मैथ्स में उन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन में आता है। भिन्नों का जोड़, घटान, गुणा, भाग, ये उन सारे जितने भी चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे उनके कैलकुलेशन में यूज़ होता है। और ये संख्याओं का जोड़, घटान, ये भी कैलकुलेशन में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए हमने ये पढ़ना ही है। तो यूपी टेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एलसीएम एचसीएफ तो पूरा एक चैप्टर है, बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी है। परसेंटेज, लाभानी, साधारण ब्याज, ये भी पूरा एक चैप्टर है। घातांक एवं घात एवं घातांक, वर्गमूल और वर्ग, ये सब हमारे बेसिक के कंसेप्ट है, ठीक है। इनको हम पढ़ लेंगे। 1 सेकंड 2-2 सेकंड के आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन का हम कितना यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादातर हम यूज़ ऑप्शन का करेंगे ताकि सवाल के एकदम से आंसर निकल सके, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारा सिलेबस। अब इतना सिलेबस उसने दे दिया, उसने एक परसेंटेज चैप्टर दे दिया, ठीक है। यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, पैट के एग्ज़ाम के लिए उसने परसेंटेज दे दिया, ठीक है। अभी परसेंटेज कहाँ कहाँ यूज़ होता है, परसेंटेज का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं? लाभ हानि में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो लाभ हानि में हम परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सारा लाभ हानि परसेंटेज पे ही वेस्ट होता है, ठीक है। तो परसेंटेज जब उसने बोल दिया तो वो लाभ हानि का क्वेश्चन भी बिल्कुल दे सकता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का यूज़ करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिसमें हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो अगर उसने परसेंटेज दे दिया सिलेबस में, तो अब वो ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन कहाँ से दे देगा, साधारण ब्याज से दे देगा या चक्रवृद्धि ब्याज से दे देगा या लाभ हानि से दे देगा, कहाँ से देगा। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में उसने रीजनिंग में ही मैथ्स रख दिया, ठीक है। रीजनिंग में मैथ्स रख दिया, अभी क्या कर सकते हैं फिर, बच्चों ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन ही नहीं हुए तो फिर मुश्किल हो गई फिर सॉल्व करने में, ठीक है। चलो, ये हमारा सिलेबस था। और बाकी का जितना भी हमारे पास बचता है, टॉपिक बाय टॉपिक में जैसे क्लास पढ़ाऊँगा वैसे ही उस हिसाब से मैं उसको पार्ट 1 पार्ट 2 डे 1 डे 2 डे 3 करके इस तरह से सिलेबस वाइज में सारी चीज़ों को कवर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे बार सिस्टम, BAR, बार सिस्टम, ठीक है। बार सिस्टम यानी कि बार पद्धति, ठीक है। एक बार पढ़ के ख़त्म कर लेंगे इस बात को। बार पद्धति होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बार पद्धति होती क्या है, बार सिस्टम होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 1/3, ठीक है, 1/3, या इससे पहले मैं एक और सवाल ले लेता हूँ 4/5। 4/5 का मतलब ये हो गया कि 4 को भाग करना 5 से, ये भिन्न है, भिन्न भी है, और ये परिमेय संख्या ही भिन्न है, ठीक है। तो 4/5 यानी कि ये अंश है न्यूमरेटर और ये हर है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश अपॉन हर के रूप में जो संख्या लिखी जा सकी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है वो भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो 4/5 मैंने ये लिख दिया, अंश ऊपर और नीचे लिख दिया मैंने हर, ठीक है, मतलब नीचे हर लिखा जाएगा। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया
अंश अपॉन हर यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में ये हो गया, तो इसको तो हमने भिन्न बोल दिया या परिमेय संख्या बोल दिया, ठीक है। अब इसको अगर मुझे दशमलव के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका मतलब हो गया कि 4 को भाग करना है 5 से, तो 5 से भाग करना है 4 को, ठीक है, 5 से भाग करना है 4 को। अब 4 तो 5 से जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। ये बात अब जरा ध्यान से समझना, दशमलव लगा के हमने जैसे एक जीरो बढ़ाया तो ये संख्या हमारी 40 हो गई। 5 से 40 अब 8 बार चला जाएगा, तो ये चला गया 5 अट्ठे 40, तो इसका आंसर आया 4/5 का आंसर आया 0.8। क्लियर हो गई इतनी बात? और देख लेते हैं 1/4 यानी कि 1 को भाग करना मुझे 4 से, समझ लेना जरा ध्यान से इसको। तो 1 को भाग करना है 4 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1/4 को हम कैसे लिखते? तो 4 से भाग करना है 1 को, दशमलव लगा के मैंने एक जीरो लगा लिया है। क्लियर हो गया इतना? दशमलव लगा के एक जीरो लगा लिया, ठीक है। अब 4 से ये 10 चला जाएगा, 4 से ये 10 चला जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ ही है, जैसे ही दशमलव लगा हुआ है तो अब हम जीरो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 4 पंजे कितना हो गया फिर? ये 20 कट गया पूरा। तो 1/4 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.25। क्लियर हो गया? ये बेसिक चीज़ें बहुत सारी जो कि हम आगे के मैथ्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई है? अब एक और समझ लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/25। अब यानी कि 1/25 का मतलब 1 को भाग करना 25 से, ये बात समझना है। तो 25 से जब मैं भाग करूँगा 1 को, तो दशमलव लगा के हमने एक जीरो तो बढ़ा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग तो ये अब भी नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? एक जीरो और यहाँ बढ़ा लेंगे और फिर अब एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। अब ये 100 हो गया, ठीक है। अब ये चला जाएगा 4 से, 25 चौका, तो 1/25 की वैल्यू आ गई जीरो। अब दशमलव से पहले हम एक जीरो दशमलव से पहले जीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.04, इसका आंसर आ गया 0.04। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब मैं और भाग कर रहा हूँ, मान लो 40 से भाग कर रहा हूँ मैं। एक कोई, ठीक है, 40 से मैं भाग कर रहा हूँ 1 को, तो मैंने दशमलव लगा के एक जीरो लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक जीरो बढ़ा के एक जीरो और लगा लो। अब चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 40 दूनी 80, 100 में से 80 गया 20, यहाँ पे 20 बचा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, अब 20 तो जाएगा नहीं, 40 से दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ ही है, तो अब यहाँ हम जीरो बढ़ा के अपने हिसाब से जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप ही, क्योंकि दशमलव एक बार लग चुका है। 40 से अब जाएगा ये कितनी बार? 5 बार। तो 40 यानी कि 1/40, ये जो क्वेश्चन था 1/40 की वैल्यू, तो 1/40 का मान यहाँ से निकल कर आया 0.025। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, ये दशमलव में बदलने का है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। एक बात और मैं जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पे, अगर 1/10 है, 1/10, तो मुझे इसको दशमलव में लिखना है, ठीक है। दशमलव में, दशमलव वाली बात खत्म कर लेते हैं। तो 1/10 है, तो अगर एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो, तो दशमलव जो है वो एक अंक से पहले आएगा, तो यानी कि 0.1 आ गया, ठीक है। 1/100 है तो दशमलव 2 अंक, लेकिन अंक तो एक ही है, ऊपर एक ही है, और दशमलव 2 अंक से पहले आएगा, अंक एक ही है, तो फिर अब हम एक जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप से, 0.01 लिखा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? 1/1000 है, दशमलव, अब देखो 3 जीरो तो दशमलव 3 अंकों से पहले आएगा, एक तो है ही, एक, अब 2 अंक और चाहिए, तो एक जीरो और ये आ गया, ठीक है। तो अब एकदम से इस बात को कर लेते हैं, 5/10,000 है,
मुझे दशमलव में लिखना है इसको, तो 5 तो है ही, एक दशमलव 4 अंकों के पहले आएगा, तो एक तो ये है, 3 और लगाने हैं बस मुझे, 4 अंकों से पहले आएगा क्योंकि 4 जीरो है तो 4 अंकों से पहले आएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे लिखा हुआ 0.025, 0.025, ठीक है, या 25 भी नहीं लिखता हूँ मैं, केवल इतना लिख देता हूँ 0.05। ठीक है, इसको मुझे लिखना है ऐसे ही करके। तो अब क्या करेंगे ना, इसको जो दशमलव है, ठीक है, जो दशमलव है इसको हटा के, दशमलव हटा के इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ये दशमलव है इसको हटा के 1 लिख देते हैं इसकी जगह, बाकी के आगे जितने भी अंक हैं हमारे पास उतने हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब संख्या क्या बन गई, दशमलव तो हट गया, अब संख्या बन गई 005 और बटे 100, 1000। अब संख्या से पहले 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये हो गया 5 बटे 1000। क्लियर हो गई इतनी बात, एक दो बार देखना, बिल्कुल आसान से टॉपिक है। एक सवाल और मैं लास्ट ले लेता हूँ, 0.0305, इसको लिखना है मुझे उस तरह से, तो मैं दशमलव हटा के 1 लिख दूंगा, इसके आगे 1 2 3 4 जीरो हैं, मतलब 4 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, तो मैं 4 जीरो लिख दूंगा इसके आगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 0.305 बटे ये आ गया इतना। ठीक है, अब संख्या से पहले 0 लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो 305 और बटे ये आ गया। कितनी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब देखो भैया एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे, किसी भी संख्या से पहले 0 लिखो, कितने 0 लिखो, अभी भी ये 5 ही है। ठीक है, किसी भी संख्या के आगे 0 लिखो, ठीक है, अब ये 5000 हो गया। ठीक है, 5 से पहले अगर संख्या से पहले अगर 0 लिखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, संख्या के बाद अगर 0 लिखोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे दशमलव की बात कर लेते, अगर 5 के बाद दशमलव लिखा हुआ है, ये दशमलव, इसके आगे आप कितने भी 0 लिख लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये कितना ही है, 5 है। अब और 5 के बाद दशमलव के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अब दशमलव के बाद मान लो कुछ और लिखा हुआ, 3 और लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी ये 5.3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले 0 लगा लो, 5.3 0 0 0, कितने भी 0 बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 5.3 ही लिखा हुआ है। क्लियर इतनी बात। अब आगे देख लेते हैं 5 दशमलव, अब दशमलव के बाद तुम कोई 0 बढ़ाओगे, ये बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर संख्या लिखी हुई है दशमलव के बाद, अगर कोई संख्या 5.3 लिखी हुई है, अब तुम दशमलव के बाद 0 बढ़ाओगे तो 5.000, जितने 0 बढ़ाते रहोगे संख्या वो कम होती रहेगी। ठीक, ये एक मान है अपने लिए अलग, 5.3 और 5.003 ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया है इतना। ठीक है, ये 5.00003 है, ये 5.3। क्लियर हो गया इतनी बात। तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 000 बढ़ा के कोई संख्या लिख रहा तो तब 0 का महत्व है। क्लियर इतनी बात हो गई है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें बेसिक बातें हैं बिल्कुल, जो हमने कक्षा 1 या 2 में सीखी होंगी, वहीं पे हम सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। बार पद्धति के ऊपर जल्दी से अब हम काम करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में, वो संख्या पूरी कट जा रही थी, जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 1/8। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.125। ठीक है, जब तुम इसको भाग करोगे कट जाएगी पूरी। मान लो अगर कटी नहीं तो क्या करेंगे, तो कटी अगर नहीं कट रही है, जैसे कि पाई का मान होता था 3.14, कटती नहीं है, पूरा आगे चलता रहता है वो 5 7 3 2 इस तरह से बहुत दूर तक चलता रहता है आगे तक। ठीक है, बहुत लंबा मान होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से चलती रहेगी अगर नहीं कटी तो। ठीक, अच्छा दूसरी बात 1/3 जैसे कि है, 1 को जब 3 से भाग कर रहा हूँ मैं, तो अब जाएगा तो नहीं, दशमलव लगा के मैंने एक 0 बढ़ा लिया, 3 3 9 हो गया, एक बचा, दशमलव तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया मैंने, 3 3 9 हो गया। फिर से अभी भी एक बचा हुआ, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, अभी भी 3 हो गया।
फिर 9। अब तुम अगर देख पा रहे हो तो फिर से यही सारी चीज़ें आ रही है, बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, अब इस बात को देख लेना, 1/3 को जब मैंने लिखा तो ये 0.33333 चलता ही रहेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, चाहे तुम यहाँ से शुरू करके वहाँ ख़त्म कर लो, ये कटेगा ही नहीं, पूरा चलता रहेगा 3 3। जब ये बार बार आ ही रहा है, बहुत बार आ रहा है, अनंत तक आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कॉपी ख़त्म हो जाएंगी, पेन ख़त्म हो जाएंगे, ये कटेगा नहीं, आता रहेगा बार बार। तो फिर क्या हो गया, जब ये बार बार आ रहा है तो फिर आ क्या रहा है, 3 3 3 3 3 3 ये आ रहा है बार। तो जब ये बार बार आ रहा है तो बस इसको रोकने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर बार लिख लेते हैं। 1/3 बराबर 0.3, और जब ये 3 बार बार आ रहा है ना, तो जो बार बार आ रहा है बस उसी के ऊपर बार लिख। तो 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर बार। क्लियर हो गई इतनी बात? ये एकदम बेसिक चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? चलो ठीक। अब मान लो एक सवाल और मैं लिख देता हूँ, 10/3 मैंने ये लिखा 10/3। ठीक है, तो जो 10/3 है ना, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन मुझे अगर इसको दशमलव में लिखना है, तो 10/3 को अगर दशमलव में लिखना है, को दशमलव में, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा दशमलव में हम कैसे लिखेंगे, 10/3 को दशमलव में हम कैसे लिखेंगे, इस बात को देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो 10/3 को दशमलव में लिखना है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 को भाग करना 3 से, तो 3 3 9, एक बार एक बचा। अब दशमलव लगा के 0, 3 3 9, एक बचा, दशमलव तो लगा हुआ, 0 बढ़ता रहेगा फिर 3। तो यानी कि 10/9 को हम लिख सकते हैं 3.333, और ये कब तक जाएगा, बहुत बार तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इसको रोकने के लिए हम क्या लिखेंगे, बार लगा देंगे। तो 3.3, अब जो रिपीट हो रहा है बस उसी के ऊपर बार। अब सुनना जरा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा 10/3 को दशमलव में लिखिए, तो 10/3 को दशमलव में ऐसे लिखा जाएगा, 3.3 के ऊपर बार। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1/4 को दशमलव में, तो दशमलव में 1/4 को हमने देख लिया था, 0.25 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका रिवर्स पूछ लेगा। इसका रिवर्स क्या है, 0.25 को ये P/Q है, ये दशमलव है, तो P/Q के रूप में लिखी हुई है ये संख्या, तो 1/4 जो कि भिन्न है परिमेय संख्या, इसको दशमलव में लिखो तो ये होगा। और अगर ये दशमलव है 0.25, इसको P/Q के रूप में पूछ रहा है वो, तो कैसे लिखेंगे हमने पढ़ रखा, दशमलव हटा के 1 और जितने आगे अंक लिखे हुए उतने 0, तो 25/100 यानी कि 1/4। तो ये हो गया P/Q के रूप में। ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है भैया इन संख्याओं की। ठीक है, इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे हम, अब इसके ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख पाएंगे, लेकिन समझने के लिए हम लिखते हैं। सवाल ये है आपके पास, उसने कहा है 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखूं, P/Q के रूप में। ठीक है, तो 0.3 के ऊपर बार, इसको P/Q के रूप में लिखना हमने, कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि दशमलव हटा के 1 लगा दो, 1 लगा दिया, और आगे जितनी संख्या है, ठीक है, आगे जितनी भी संख्या है उतने 0। अब ये संख्याएं तो भैया अनंत है, 0.3 के ऊपर बार का मतलब हो गया 0.3333 अनफाइनाइट तक, ये तो मतलब हो गया। यहाँ से तो तुमने दशमलव हटा के 1 लगा दिया, अब कितने 0 लगाओगे आगे, तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई ना, कितने 0 लगाने। तो इनको करने के लिए क्या एक तरीका है, देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 0.3 के ऊपर बार है हमारा, तो 0.3 के ऊपर बार P/Q के रूप में लिखना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, x बराबर 0.3 के ऊपर बार को 3 3 3 कहाँ तक, अनंत तक, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया ना, इसमें 10 की गुणा कर ली, एक समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण हो गई। मैंने क्या किया, इसमें 10 की गुणा कर ली। ठीक है, जैसे तुम इसमें 10 की गुणा करोगे तो ये 10x बन जाएगा, 10x हो गया। जब तुम इधर 10 की गुणा कर रहे हो तो भैया हमें इधर भी 10 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं x बराबर 22 है, x बराबर 22 है,
अगर तुम इधर 10 की गुणा कर रहे हो तो अब ये तो 10x बराबर y हो गया, जबकि है x बराबर y, तो इधर 10 की गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 10 की गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल होकर वही वैल्यू रहे। ठीक है, बराबर रखना है। तो जब हम इधर 10 की गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 10 की गुणा करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो भैया, 5.3 और जब मैं इसकी 10 की गुणा करता हूँ इसमें, ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, जैसे कि 5.3 10 से अगर भाग करते, 10 से अगर भाग करते तो दशमलव, अगर जितने जीरो होंगे उस संख्या में तो दशमलव उतने अंक इधर हट जाएगा, तो ये 0.53 हो जाएगा। ठीक है, इसका ही उल्टा बिल्कुल, अगर गुणा करेंगे तो दशमलव उतने अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 5.53 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? मान लो अगर मैं 5.3 की गुणा 100 में कर रहा हूँ तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे। ठीक है, अब अंक तो एक ही है, तो अगर अंक एक है तो मैंने तुम्हें बताया था दशमलव के बाद तो हम जीरो कितने भी बढ़ा सकते हैं। अब ये 2 अंक हो गए। अब हम 100 की गुणा अगर करें तो दशमलव, अब 100 की जितने भी जीरो हैं अंक, दशमलव उतने अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये 530 हो जाएगा। ठीक है, और अगर भाग करते तो दशमलव उतने अंक पीछे हट जाएगा। क्लियर हो गई? ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि ये सब बहुत पहले हमने पढ़ रखी है। ठीक है, जिसने पढ़ रखी होंगी उसको तो ये बहुत आसान सबसे चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखी वो 2 4 5 बार देखना इन सब चीज़ों को करने के लिए। 10x ये हो गया, तो जब मैं 10 की गुणा करूँगा तो भैया दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा, 3.33333। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक बात और बेहतर तरीके से हम समझते क्या है। देखो 3.5 अगर लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको 3 + 0.5 ऐसे लिख सकता हूँ भैया। ठीक है, 6.25 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6 + 0.25 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, जैसी ये संख्या हमने लिखी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 0.333 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी तरह से ये संख्या तो दशमलव के बाद अलग लिखी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इतना सब कुछ करना नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी, ये तो समझाने के लिए हम कर रहे हैं। समीकरण 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये 10x में से 1x जाएगा तो 9x मिलेगा। इस वाले में से जब इसको माइनस करोगे तो ये है 3 + 0.333 इनफाइनाइट तक, माइनस कर रहे हो इसको तो ये -0.333 इनफाइनाइट तक, ये प्लस का 333 इनफाइनाइट है। देखो ये तो अनंत बार जा रहा है, इसमें से अगर 1 3 कम भी हो जाएगा, मान लो अगर मैं ये 3 ना लिखूं तो है तो अभी भी ये इतने। ठीक है, तो 1 अंक उधर गया था तो ये अभी भी वही संख्या लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 9x = 3। ठीक है, अब 3 से ये 9x = 3 हो गया, तो x = 3/9, 3/9 का मतलब 1/3। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने इसको p/q के रूप में लिखना था, 0.3 के ऊपर बार p/q के रूप में लिखना था, तो इसका आंसर आया 1/3। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम आंसर लिखेंगे। ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। इस वीडियो को बार बार देखना, ये सारे कंसेप्ट जितने भी हैं, बेसिक कंसेप्ट जितने भी हम पढ़ रहे हैं, इनको बार बार जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना बेहतर आपको समझ में आए सारी चीज़ें। अगर आती है तो स्किप कर सकते हो, तेज बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, और नहीं आती है तो फिर इनको बार बार देख के समझना। क्वेश्चन ये है हमारे पास, 0.37 और इसके ऊपर बार लगाया उसने। ठीक है, 0.37 और इसके ऊपर बार है, और को p/q के रूप में लिखना, p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में लिखना। क्या करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x = 0.37। अब देखो 3 7 के ऊपर बार है तो मैं लिख सकता हूँ 3 7 3 7 3 7, बहुत बार जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब मैं कितने की गुणा करूंगा, देखो अगर तुमने 10 की गुणा की ना तो 1 अंक उधर हटेगा। अगर मैं 10 की गुणा करता हूं तो 1 अंक उधर जाएगा, तो 3.737373 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये वाली संख्या मुश्किल है बिल्कुल जानी, क्योंकि ये 7373 है और ये 3737।
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 10 की गुणा ना करके, अब हम यहाँ पे 10 की गुणा ना करके 100 की गुणा करेंगे। जैसे ही 100 की गुणा करी तो दशमलव अब 2 अंक आगे जाएगा, ये आ गया, फिर से 3 7 3 7 3 7 बन गया, ये भी 3 7 3 7। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये बचेगा 99x बराबर 37, और ये दशमलव 3 7 3 7 से ये वाला कट जाएगा +0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो x बराबर कितना आ गया, 37/99, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं जल्दी से। अब मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 0.23 के ऊपर 12, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.232323 अनंत तक लिख सकते हैं। गुणा आप कितने की करेंगे भैया, 100 की करेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 100 की गुणा, 3 अंक होते तो 1000 की गुणा। 100 की गुणा करोगे तो 100x बराबर 23.2323 अनंत तक, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 99x, और ये वाला इससे कट जाएगा, ये 23 आ गया। तो x बराबर 23/99, ठीक है। ये सब हमने करना भी नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए, ये तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं हटा देता हूँ। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बात हम सीख लेते हैं। डिटेल ये है इसकी, मान लो एक क्वेश्चन ये है आपके पास, 5.43 और इसके ऊपर 12, ठीक है। इसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। 5.43 के ऊपर 12, मुझे इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, देखो दशमलव के बाद जितने अंक मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं पूरी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। दशमलव के बाद, ये दशमलव लिखा हुआ है, दशमलव के बाद जितने अंक 12 के हैं उतने 9, ठीक है, उतने तो 9 हो गए। दशमलव के बाद जितने अंक 12 में हैं उतने तो 9, दशमलव के बाद जितने अंक बिना बार के हैं उतने 0, ये बात दशमलव के बाद की चल रही है, ठीक है। उतने 0 हर में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको पूरी एक संख्या मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इसको पूरी एक संख्या मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से बार वाली संख्या, बार में जो संख्या है, बार वाली संख्या माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? एक दो बार देखना इस चीज़ को, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया, दशमलव के बाद जितने अंक बार के हैं उतने तो 9 लिख दिए, उतने 9, जितने अंक बिना बार के हैं उतने 0 हर में लिखते हैं। फिर इसके बाद इसको पूरी एक संख्या मान लेते हैं और उनमें से बार वाली संख्या माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक बार में हैं, कितने अंक बार में, 4 और 3, 2 अंक बार में, तो मैंने 2 9 लिख दिए, ठीक है। बटे में लिखने ना, हर में। जितने दशमलव के बाद जितने अंक बिना बार के तो एक भी अंक नहीं है, तो कोई भी 0 नहीं लिख रहे हैं। इसको पूरी एक संख्या मान लिया हमने, 543, ठीक है, ठीक है। 543 बिना बार वाली संख्या,
ये बात समझ लेना, बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं, ठीक है। 543 पूरी एक संख्या मान ली। अब इसमें से मुझे माइनस करनी है बिना बार वाली संख्या। बिना बार मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के, तो बस मुझे 5 माइनस करना है इसमें से। तो 543 माइनस 5 करोगे तो ये आ गया आंसर आपका 538/99। क्लियर हो गया। तो 5.43 के ऊपर बार हम इसको लिखेंगे 538/99। क्लियर हो गया। अब 2-4 बार क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा ध्यान से। दशमलव के बाद जितने अंक बार के हैं उतने 9, जितने अंक बिना बार के हैं उतने 0 लिखेंगे हर में। फिर उसके बाद उसको पूरी एक संख्या मान लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे हम बिना बार वाली संख्या, जो भी बिना बार की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन कर लेते जल्दी से। 6.37 इसके ऊपर बार मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको P/Q के रूप में डायरेक्ट लिखते हैं। 6.37 के ऊपर बार, देखो जितने अंक बिना बार के उतने 0, मतलब उतने 9, जितने संख्या बार पे उतने 9, जितनी संख्या दशमलव के बाद बिना बार के उतने 0। अब 3-7 के ऊपर बार 2 अंक तो 2 9। अब दशमलव के बाद तो एक भी अंक नहीं है बिना बार के, तो कोई 0 नहीं, पूरी एक संख्या मान ली 637। और माइनस करी हमने बिना बार की संख्या, और बिना बार की संख्या है 6, तो ये माइनस करा तो ये आ गया 631/99। क्लियर हो गई इतनी बात। एक और क्वेश्चन जल्दी से लिख देते हैं। 5.023 और मैंने इसके ऊपर बार लिखा, जरा ध्यान से समझना। 5.023 इसके ऊपर बार P/Q के रूप में लिखते हैं। जितने अंक बार में है उतने 9, ये लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक जो कि 0 अंक है, ठीक है। तो एक अंक है हमारे पास 0, वो बिना बार के, तो उतने 0, पूरी एक संख्या मान ली। माइनस करी हमने बिना बार की संख्या, तो बिना बार की तो देखो 23 तो बार में, बिना बार की ये है 50, 5 और 0 माइनस करी हमने इसमें से, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 497, ठीक है। और बटे ये आ गया आपके पास 990, ठीक है। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से और ख़त्म करते हैं इस बात को, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास एक सवाल है 0.67 और मैंने इसके ऊपर बार लिखा, इसके ऊपर 0.67 के ऊपर बार, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, दशमलव के बाद जितने अंक ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0, ये हो गया। पूरी एक संख्या मान लो 67 एक संख्या। माइनस करनी है बिना बार की संख्या, ठीक है। बिना बार की संख्या कितनी है 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 माइनस कर दो तो कितना आ गया ये 61/90। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0.97 के ऊपर बार, 0.97 के ऊपर बार, तो जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, बिना बार के अंक कोई संख्या है ही नहीं इसमें, तो कोई 0 नहीं, पूरी को एक संख्या मान ली 97। माइनस करते हैं बिना बार की संख्या, बिना बार के तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दो ही अंक तो लिखे हुए हैं 9 और 7, इसके अलावा तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो 0, तो 97/99। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.097 और मैं इसके ऊपर बार लिख रहा हूँ 7 के ऊपर बार, ठीक है। चलो दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 2 0, 2 के ऊपर बार नहीं है ना, 2 0, पूरी एक संख्या मान ली। माइनस करनी है बिना बार की संख्या, और बिना बार की संख्या क्या है 7 के ऊपर तो बार है ना, इसके ऊपर बार नहीं है 109, बस ये माइनस करनी है। क्लियर हो गया। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 और ये 8 हो गया और ये हो गया 9, ठीक है। 988/900। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। अभी कटेगा 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो काट लेते हैं इसको 4 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और बचा कितना 1 और 8 4 चौक 16 और 2 बचा 4 7 28 और नीचे बचा हुआ है 25 और 25 नंबर 225, ये आ गया,
ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये आ गया 247/225। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। एक दो बार अपने आप से क्वेश्चन लिख के, ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास 5.09 इसके ऊपर 12, इसको P/Q के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। ये आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके पास 3.17 और इसके ऊपर 12, ठीक है। तो इसको भी आपने P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। इसको भी बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट और वो ये है, ठीक है, इसका आंसर भी आपने बताना है 0.037 के ऊपर, इसके ऊपर 12 पूरे के, ठीक है। क्वेश्चन ये है 0.037 इसके ऊपर 12 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, ठीक है। इसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा पहली क्लास में आके। तो 0.0737 के ऊपर 12 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर CGL के एग्जाम के लिए पहुंच जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 2 4 5 बार वीडियो को देखना, ठीक है। ये आपके पैट के एग्ज़ाम के लिए या यूपी टेट जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो और बाकी के और एग्ज़ाम के लिए बेसिक का काम कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।